सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसे शॉर्ट में एपी बोला जाता है, समांतर श्रेणियाँ, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ना। एपी क्या होती है, एपी कैसे पहचान की जाती है कि दिया गया जो हमें क्रम दे रखा है वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही हम एक्सरसाइज 5.1 के कुछ क्वेश्चंस की यहाँ बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस या इंट्रोडक्शन ऑफ एपी। सबसे पहले पढ़ेंगे समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस किसे कहा जाता है। समांतर श्रेणी, समांतर जैसे कि शब्द से पता चल रहा है, समांतर का मतलब होता है यदि हम समांतर रेखाओं की बात करें जहां रेखाएं परस्पर एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती हैं, दो रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर बराबर रहती है, जो एक दूसरे को कभी काट नहीं रही होती हैं। और सबसे मेन पॉइंट, जहां दो रेखाओं के बीच दूरी का मान सदैव नियत रहता है, जैसे रेल की दो पटरियां, उनको कहा जाता है समांतर रेखाएं। इसी तरीके से यदि हम बात करें समांतर श्रेणी की, तो समांतर श्रेणी क्या होती है। समांतर श्रेणी संख्याओं की हम एक ऐसी लिस्ट को कहेंगे, एक ऐसी सूची को कह रहे होंगे जिसमें प्रत्येक पद अपने में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें प्राप्त हो जाता होगा। एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद, कोई भी पद दे रखा है, मान के चलिए पहला पद हमें 1 दे रखा है, दूसरा पद 3 दे रखा है, फिर 5 दे रखा है, 7 और 9। एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद, पहले वाले पद के अतिरिक्त जो आगे वाले पद हमें दे रखे हैं वह हमें कैसे प्राप्त हो रहे होंगे, एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो रहे होंगे। यदि हम 1 और 3 में देखेंगे, यदि हम 1 में 2 जोड़ लेते हैं तो हमें 3 मिल जाएगा, 3 में 2 जोड़ लेते हैं तो 5 मिल जाएगा, 2 जोड़ लेते हैं तो 7 मिल जाएगा, और 7 में 2 जोड़ लेते हैं तो 9 मिल जाएगा। इस तरीके से संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद, पहले पद के अलावा जितने भी हमें पद दे रखे हैं वह उस पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त हो रहे होंगे। पूरी की पूरी श्रेणी में जो यहाँ जोड़ने वाला मान है वह निश्चित ही चल रहा होगा। तो इस प्रकार की ही सूचियों को हम कहते हैं समांतर श्रेणी या फिर एपी। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ सकते हैं। यदि हम इवन नंबर्स वाला लेकर के चलें 2, 4, 6, 8 और 10, फिर से यदि हम देखेंगे यहाँ पहले वाले पद में यदि हम 2 जोड़ लेते हैं तो 4 मिलेगा, और 2 जोड़ लेने पर 6 मिलेगा, और 2 जोड़ लेने पर 8 मिलेगा, और 2 जोड़ लेने पर 10 मिलेगा। इस तरीके से फिर से यह जो सूची दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है जिसमें पहले पद के अलावा बाकी अन्य पद किस प्रकार से प्राप्त किए जा रहे हैं, एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त किए जा रहे हैं। ये जो निश्चित संख्याएँ होती हैं यही एपी का निर्माण कर रही होती हैं। साथ ही ये जो नंबर है जिसे हम जोड़ने पर अगला वाला पद प्राप्त कर पा रहे हैं, हमेशा जरूरी नहीं है 2 ही जोड़ने से प्राप्त हो रहा होगा आगे वाला पद, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, या फिर यह मान ऋणात्मक संख्या को भी रिप्रेजेंट करने वाला हो सकता है। तो ये जो निश्चित संख्या हमें मिल रही है किसी भी एपी के लिए, जिस मान को जोड़ने पर हमें अगला पद मिल जाता है, उसे हम एपी का सार्व अंतर कहते हैं। सार्व अंतर इंग्लिश में इसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर, इसे हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करके चलेंगे। जैसे इस एपी के लिए डी का मान कितने के बराबर है, 2। इस एपी के लिए भी डी का मान कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। यह जो डी का मान है वह ऋणात्मक भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और धनात्मक भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि डी का मान सदैव ही धनात्मक होगा या फिर सदैव ही ऋणात्मक होगा। डी का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। इसके बाद हम बात कर लें कि एपी के व्यापक रूप की जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की। एपी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी, मान करके चलिए हमें किसी भी सूची में पहला पद ए दे रखा है और उस पहले पद में यदि हम डी जोड़ लेते हैं जिसे हम सार्वंतर कहते हैं, तो हमें दूसरा पद ए प्लस डी मिल जाता है। फिर से यदि हम अगला पद प्राप्त करने के लिए डी जोड़ लेते हैं तो ए प्लस डी में डी जोड़ लेने पर हमें मिलेगा ए प्लस 2d। इसी तरीके से यदि हम फिर से डी जोड़ लेते हैं तो हमें आंसर में मिलेगा ए प्लस 3d, और इसी तरीके से हम आगे तक सारे के सारे मानों को ज्ञात कर सकते हैं। तो यही होता है एपी का व्यापक रूप, जहाँ हम पहले पद को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ सार्वंतर को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तब बाकी अन्य पदों को प्राप्त करने के लिए हम क्रमशः डी जोड़ते चले जाएंगे और हमें आगे वाले क्रमांगत पद प्राप्त होते चले जाएंगे। तो किसी भी एपी के लिए पहले पद का मान यदि स्मॉल ए से और सार्वंतर डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो दूसरा पद ए प्लस डी,
तीसरा पद a+2d, चौथा पद a+3d। इसी तरीके से आगे तक मानों को हम ज्ञात करके बता सकते हैं, जहाँ फिर से हम बारी बारी कह रहे हैं a रिप्रेजेंट कर रहे हैं पहले पद को, फर्स्ट टर्म को, और d रिप्रेजेंट कर रहे हैं सार्व अंतर को, कॉमन डिफरेंस को। इसी के साथ हमें यहाँ एक्सरसाइज में ज़रूरत पड़ने वाली है, कुछ हमें सूचियाँ दे रखी होंगी संख्याओं की, और हमें जांच करके बतानी है कि ये जो संख्याओं की सूची हमें दे रखी है वह एपी है या नहीं है। तो इसके बाद हमें यही सीखना है एपी की जांच करना कि जो दी गई सूची है वह एपी है या नहीं है। किस तरीके से हम यह जांच करके बताते हैं? यदि आप डेफिनेशन की बात करें, समांतर श्रेणी की अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, जहाँ पर प्रत्येक पद एक निश्चित मान को जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है, यानी कि जो सबसे एसेंशियल कंडीशन है एक एपी को प्राप्त करने की वह यह है कि डी का मान एक जैसा रहना चाहिए सभी पदों में। चाहे हम कोई सी भी एपी पढ़ रहे हैं, सभी में डी का मान एक जैसा ही होना चाहिए है उस दी गई एपी के लिए। तो हमें यही चेक करके बताना होता है एपी की जाँच करते समय कि यदि a2 - a1 मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा रहे हैं तो आंसर कितना आया, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा रहे हैं तो आंसर कितना आया, चौथे पद में से तीसरा पद घटा रहे हैं तो आंसर कितना आया, और ये आंसर यदि बराबर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि दी गई सूची जो संख्याओं की हमें लिस्ट दे रखी है वह एक एपी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो एपी की जांच करने के लिए मान करके चलिए हमें जो लिस्ट दे रखी है उसमें हम पहले पद को a1 से, सेकंड को a2, a3, a4, a5 इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बता रहे हैं। तो सबसे पहले एपी की जांच करने के लिए हमें क्या करना है, a2 - a1 कैलकुलेट कर लेना है, a3 - a2 कैलकुलेट कर लेना है, a4 - a3, a5 - a4। इसी तरीके से जितने भी टर्म्स दे रखे हैं सभी में कॉन्जिक्यूटिव 2 टर्म्स का डिफरेंस हमें फाइंड आउट कर लेना है। अगर ये सारे के सारे मान आपस में बराबर आ जाते हैं, a2 - a1 इक्वल आए, a3 - a2 इक्वल है a4 - a3, और आगे जितने भी टर्म्स दे रखे हैं सभी में d की वैल्यू इक्वल आ रही है, तो हम कहेंगे कि दी गई श्रेणी एक एपी को रिप्रेजेंट कर रही है। साथ ही एक एपी के लिए जो जनरल डिनोशंस होते हैं वो क्या होता है, एक एपी के लिए प्रथम पद, जिसे हम यहाँ एपी में a1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एपी के लिए प्रथम पद a1 को हम स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं। द्वितीय पद की बात करें, द्वितीय पद a2 का मान बराबर होता है a+d के, क्योंकि आगे वाला पद प्राप्त करने के लिए हमें सार्वंतर जोड़ना होता है उससे पहले वाले पद में। इसी तरीके से यदि हमें तीसरा पद ज्ञात करके बताना है तो a+2d के इक्वल होगा, a4 की वैल्यू निकालनी है a+3d के इक्वल होगी। इसी तरीके से हम आगे बहुत सारी टर्म्स को फाइंड आउट करके बता सकते हैं, जितनी भी वह टर्म्स हमसे पूछ रहे होंगे। साथ ही आप यहाँ एक बात और देख रहे होंगे, जब हम a1 पढ़ रहे हैं तो d एक भी बार नहीं आ रहा है, मतलब 0 बार आ रहा है। अगर हम a2 को पढ़ रहे हैं तो हमें d एक बार लिख करके मिल रहा है, a3 निकाल रहे हैं तो 2 टाइम्स d आ रहा है, मतलब जितना भी हमें टर्म नंबर निकालना है उससे एक कम d आ रहा है। a2 निकालना है तो एक बार d है, a3 निकालना है तो 2 टाइम्स d है, a4 निकालना है तो 3 टाइम्स d है। ऐसे अगर हमें a10 निकालना होता तो हम क्या वैल्यू लिख रहे होते, a+9d। 10 निकालना है तो एक कम करके d के आगे लगाएंगे। अगर हमें a49 निकालना है तो a+48d लिख करके बताएंगे। तो जितना भी हमें टर्म नंबर निकालना है उससे एक कम हम d के कोफिशिएंट को बना लेते हैं, वही हमारा फॉर्मूला बन जाता है एक एपी के लिए। जो भी टर्म हमसे वह पूछ रहे हैं उसे फाइंड आउट करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चनों की। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें फर्स्ट टाइप दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ये एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने अभी थोड़ा बाद के लिए छोड़ा है क्योंकि थोड़ा वह अलग तरीके का है। पहले हम इजी मेथड सीख लेते हैं, जो हमें आसान क्वेश्चन दे रखे हैं उनको पहले हम सीख लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद का मतलब है पहले नंबर पर जो आ रहा है, और सार्वंतर का मतलब होता है तो क्रमांगत दिए गए पदों का अंतर ज्ञात करके बताना है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें प्रथम पद की, प्रथम पद ज्ञात करने का मतलब है ए का मान निकालना। तो जो भी आपकी इस एपी में पहले नंबर पर लिखा हुआ है वही आपके प्रथम पद ए का काम कर रहा होगा। इसके बाद हमें सार्वंतर लिख करके बताना है। सार्वंतर हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और जब हम स्मॉल डी निकालते हैं तो या तो a2 में से a1 माइनस करते हैं, या फिर a3 में से a2 माइनस करते हैं, या a4 में से a3 माइनस करते हैं। मतलब बाद वाले में से उसके पहले वाला पद हमें माइनस करना होता है। तो आप एक जनरल फॉर्मूला याद कर लीजिए, d = a2 - a1।
अगर हम इस वाली श्रेणी में देखेंगे तो ये A1 है, ये A2 है, तो A2 की जगह पे हमें 1 रखना है, बीच में माइनस, A1 की जगह पे हमें 3 रखना है। यदि हम इन्हें आगे सॉल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी D इक्वल -2। यहाँ क्वेश्चन में पहले से दे रखा था कि ये AP है, तो हमें चेक नहीं करके बताना है कि D इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर वैल्यू फाइंड आउट करके बतानी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें पहले से क्वेश्चन में दे रखा है कि ये AP है, तो हमें सीधे सीधे प्रथम पद पहले वाले नंबर पे जो भी लिखा है वो लिख के बताना है आंसर में, और सारवंतर D दूसरे पद में से पहला पद घटा करके आपको यहाँ लिख लेना है। जरूरी नहीं है आप दूसरे में से पहला ही घटा करके लिखो। यदि आप A3 में से A2 माइनस भी करके बताओगे, A3 माइनस A2 वाले फॉर्मूले से निकालें, A3 की वैल्यू -1 है, बीच में माइनस, A2 की वैल्यू +1 दे रखी है, फिर से इन्हें आगे सॉल्व करेंगे तो हमें -2 ही मिलने वाला है। तो किसी भी आप फॉर्मूले की मदद से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ इसमें सेकेंड पार्ट को अगर हम समझें, एक पार्ट और समझ लें यहाँ से, तो हमें एक लिस्ट दे रखी है, AP दे रखी है 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, ये लिस्ट हमें दे रखी है नंबर्स की। हमें फिर से फाइंड आउट करके बताना है प्रथम पद A का मान और सारवंतर D का मान। फिर से यदि आप यहाँ देखेंगे तो पहले नंबर पर जो लिखा है वो प्रथम पद का काम करता है, तो पहले नंबर पर यहाँ क्या लिखा है 1/3, इसीलिए प्रथम पद A का आंसर हो गया 1/3। हमें सारवंतर D भी निकाल के बताना है। फॉर्मूला था A2 माइनस A1, A2 का मतलब है दूसरे नंबर पर कितना लिखा है, माइनस A1 का मतलब है पहले नंबर पर कितना लिखा है। जब भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, हर का मान समान होता है, तो हम अंश को सीधे सीधे घटा सकते हैं। 5 में से 1 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 4, और बटे में 3 ही लिखना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर होगा सारवंतर के लिए, D बराबर 4/3। इसी तरीके से और भी कुछ पार्ट आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप उन्हें खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस की। एक्सरसाइज में सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस क्या दे रखे हैं। एक्सरसाइज में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में दे रखा है, दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D निम्नलिखित है। अब हमें AP फिर से दे रखी है कि ये AP रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें स्टार्टिंग के 4 टर्म्स लिख करके बताने हैं। हमें फर्स्ट टर्म भी दे रखी है और कॉमन डिफरेंस सारवंतर D की वैल्यू भी दे रखी है। फर्स्ट पार्ट को देखें तो A की वैल्यू 10 है और D की वैल्यू भी 10 दे रखी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूले पढ़े थे कि जो फर्स्ट टर्म होती है A1 वो A के इक्वल होती है, A2 के लिए फॉर्मूला A + D के इक्वल, A3 के लिए फॉर्मूला A + 2D के इक्वल, और A4 के लिए फॉर्मूला A + 3D के इक्वल होता है। जब भी हमें फोर्थ टर्म निकालनी है तो एक कम करके हम D का कोफिशिएंट बना लेते हैं, जैसे कि अभी आपको ध्यान हो। तो यदि हम फर्स्ट टर्म की बात करें तो प्रथम पद A1 की वैल्यू तो A के ही इक्वल होगी, और क्वेश्चन में A की वैल्यू 10 दे रखी है। अगर सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म निकालने का फॉर्मूला है A + D। फॉर्मूला लिख लिया, A के प्लेस पे हमें वैल्यू क्या रखनी है 10, D की भी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 10, तो सॉल्व करके हमें दूसरा आंसर मिलेगा 20। ऐसे अगर हमें A3 निकालना है तो फॉर्मूला हमें दे रखा है A + 2D। सभी वैल्यूज़ यहाँ लगा लें, A की जगह पर 10 लगाना है, प्लस 2 गुणा D की वैल्यू, D के लिए मान हमें दे रखा है 10 के बराबर। फिर से अगर हम इन्हें आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर में हमें मिलेगा 30। ऐसे ही अगर हमें A4 निकालना है तो फॉर्मूला था A + 3D। इनमें फिर से वैल्यू रख लें तो 10 + 3 × 10, सॉल्व करके हमें मिलेगा 40। साथ ही आप एक दूसरा तरीका भी यहाँ अपना सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकालने का। जब भी हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है तो उसमें D की अगर वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं तो सेकंड टर्म निकल आता है। 10 में 10 जोड़ेंगे 20, और जो आंसर आया उसमें फिर से अगर 10 जोड़ लिया जाए तो तीसरा पद मिल जाएगा 30। 30 में फिर से D का मान जोड़ लिया जाए तो चौथा पद हमें मिल जाएगा 40। इस तरीके से आप क्रमांगत जोड़ते हुए D के मान को भी आप आंसर निकाल करके बता सकते हैं। इसी में ही अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, एक रेशो वाला क्वेश्चन और समझ लेते हैं, जहाँ हमें फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी हैं। A का मान -1 है और D का मान 1/2 दे रखा है। फिर से हमें पहले के 4 पद निकालने हैं। A1 के लिए फॉर्मूला तो A के ही इक्वल है, -1 ही आंसर आएगा। A2 के लिए फॉर्मूला है A + D के इक्वल, A की वैल्यू लगाएंगे तो -1 प्लस D की वैल्यू लगाएंगे तो 1/2। अब अगर हम यहाँ मैथमेटिक्स को थोड़ा साइड में रख करके अपनी जर्नल वैल्यू को इस्तेमाल करें, यहाँ एक माइनस का है, आधा प्लस का है। जब विपरीत चिन्ह के होते हैं तो घटाना पड़ता है। यदि हम एक में से आधा घटाते हैं तो हमें आंसर आधा मिलता है, और यहाँ बड़ा मान कौन से चिन्ह का है, माइनस चिन्ह का है, इसीलिए हमें आंसर भी -1/2 ही मिलेगा। अगर आप इनका लैसे लेकर के भी इन्हें हल करोगे तो भी आपको आंसर इतना ही मिल जाएगा, -1/2। A3 की वैल्यू निकालनी है A + 2D। A के लिए आंसर दिया है -1,
प्लस 2 गुणा डी की वैल्यू 2 गुणा और डी की वैल्यू है 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम। आगे सॉल्व करेंगे तो -1। यहाँ सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं, जब हम 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं तो हम इस 1 को भूल जाते हैं कि हमें इस 1 का भी कुछ करना है, क्योंकि ये प्लस के बाद लिखा है तो इसकी वैल्यू अभी ख़त्म नहीं होगी, ये भी हमें यहाँ रख कर के चलना है, इसलिए आंसर हमें मिलेगा 0। इसके बाद अगर हम बात करें A4 की, तो A4 का फॉर्मूला होता है a + 3d। a के प्लेस पे -1, 3 इंटू डी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 1/2। इन्हें सॉल्व करने के लिए अगर हम आपको एलसीएम वाला मेथड बताएं तो 1 और 2 का एलसीएम आएगा 2। 1 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा -2। 2 से डिवाइड करेंगे 2 में 1 टाइम जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3। तो सॉल्व करके हमें आंसर मिलेगा 1/2। इस तरीके से आप 4 टर्म फाइंड आउट करके बता पाएंगे जब भी क्वेश्चन में आपको ए की वैल्यू दे रखी है और डी की वैल्यू दे रखी है। फिर से इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर से इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन समझ लेते हैं कि हमें आगे के क्वेश्चनों में क्या करना है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में दे रखा है निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। अब हमें क्वेश्चन में ये जांच भी करनी है कि कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है, यदि एपी है तो ही आगे सॉल्व करना है, अगर एपी नहीं होगी तो हमें आगे सॉल्व नहीं करना है। तो इसका सारवंतर ज्ञात करना है और इसके 3 और पद लिखने हैं। मतलब यहाँ जैसे 4 पद दे रखे हैं तो इसके आगे के 3 पद हमें और लिख करके बताने हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये हमें एपी दे रखी है या नहीं दे रखी है। तो एपी चेक करने के लिए हमें इनका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। अगर हर एक दोनों टर्म्स के लिए ये वैल्यू सेम आती है तो यह एपी बना रही होगी, नहीं तो नहीं बना रही होगी। हम अपने काम को आसान करने के लिए इन टर्म्स को नाम दे देते हैं A1, A2, A3 और A4 का। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है A2 - A1। A2 की वैल्यू यहाँ 4 के बराबर है और A1 की वैल्यू 2 के बराबर है। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 मिलेगा। ऐसे अगर A3 - A2 फाइंड आउट करेंगे, A3 की वैल्यू माइनस A2 की वैल्यू, तो आंसर में हमें मिलेगा 4। अगर हम A4 - A3 फाइंड आउट करते हैं, A4 - A3, तो हमें आंसर में मिलेगा 8। आप देख रहे हैं ये तीनों की तीनों ही वैल्यू अलग अलग आ रही है। हमें तो ये तीनों वैल्यू सेम चाहिए थी इन्हें एपी बनाने के लिए। अब क्योंकि हमें यहाँ तीनों वैल्यू डिफरेंट मिल रही हैं, A3 - A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 - A3, तीनों की तीनों नॉट इक्वल आ रही हैं, इसीलिए ये जो हमें संख्याओं की सूची दे रखी है वह एपी नहीं है, एपी नहीं बना रहे होंगे ये। इसी तरीके से हम एक पार्ट और बात करके चलें जहाँ हमें संख्याओं की सूची दे रखी है और कोशिश करें कि अगर वो हमें एपी दे रखी है तो उसके आगे का काम कैसे करना है, क्योंकि यहाँ तो वैल्यूज़ अलग अलग आ रही थी। अगर कोई 2 वैल्यू इक्वल आ रही हैं और तीसरी उसके बराबर नहीं आ रही है तो भी एपी नहीं होगा। तीनों के तीनों ही बराबर होंगे तभी वह एपी कहलाएगा। सेकेंड पार्ट की यदि बात करें तो हमें टर्म्स दे रखी हैं 2, 5/2, 3 और 7/2। फिर से इनके ऊपर हम आसान करने के लिए A1, A2, A3 और A4 लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना है A2 - A1। A2 की वैल्यू दे रखी है 5/2 और A1 की वैल्यू दे रखी है 2 के बराबर। 5/2 का मतलब होता है 2.5 और 2.5 में से 2 घटाते हैं तो आधा बच जाता है, तो आंसर में हमें मिलेगा 1/2। A3 - A2 फाइंड आउट करेंगे तो 3 - 5/2, 3 में से 2.5 घटाना है, फिर से आधा ही मिलेगा। एलसीएम लेकर भी सॉल्व करके बताएंगे तो भी आपको आंसर इतना ही मिलने वाला है। A4 - A3 निकालना। A4 7/2, 2 से डिवाइड अगर आप यहाँ कर रहे होंगे तो 3.5 आंसर में आ रहे होंगे, 3.5, और 3.5 में से 3 घटाते हैं तो फिर से हमें आंसर में आधा ही मिलता है। अब फिर से आप देख रहे हैं जितने भी टर्म्स हमें दे रखे थे सभी के लिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू सेम आ रही है, तो हमने लिख करके बताएंगे क्योंकि A2 - A1 इक्वल है, A3 - A2 इक्वल है A4 - A3 के, तीनों टर्म्स इक्वल आ रही हैं। इसीलिए यह जो हमें श्रेणी दे रखी है, संख्याओं की सूची दे रखी है, वह एक एपी का निर्माण कर रही है। दी गई संख्याओं की सूची एक एपी का निर्माण कर रही है। इसके बाद वह आगे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं अगर ये एपी है तो इसका सारवंतर लिख करके बताइए। अभी हमने यहाँ फाइंड आउट किए इन सबके कॉमन डिफरेंस। ये जो आंसर हमें मिल रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, जब इक्वल आ रहे हैं तो जो वैल्यू हमें मिल रही है आंसर में वही हमारे सारवंतर का काम कर रही होगी, जो भी हमने डिफरेंस निकाला है A2 - A1। आप चाहें तो फिर से निकाल करके बता सकते हैं। डी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 - A1। अभी हमने सॉल्व किया था, उसकी वैल्यू हमें 1/2 मिली थी, इसलिए हम सीधे सीधे कह रहे हैं कि इसका सारवंतर 1/2 के बराबर होगा। इसके बाद इसके 3 और पद लिख करके बताने हैं। अब हमें A1, A2, A3 और A4 तो क्वेश्चन में दे ही रखे हैं, हमें निकाल के बताना है A5, A6 और A7। ये 3 वैल्यू और निकाल करके बतानी है। A5
फॉर्मूला a+4d, a5 निकालना है तो d का कोफिशिएंट एक कम करके लिखोगे, a6 निकालना है तो a+5d और a7 निकालना है तो a+6d। सभी की वैल्यू यहाँ हम लगा के बताएं, a की वैल्यू जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा होता है उसमें जो पहला टर्म होता है वही हमारा a का काम कर रहा होगा, तो a की वैल्यू हमें 2 मिली +4 इंटू डी की वैल्यू क्वेश्चन में 1/2 दे रखी है। आगे सॉल्व करेंगे, 2 से 4 को कैंसिल करें 2 टाइम, 2 1 जा 2 और 2 4, हमें आंसर में मिलेगा 4। ऐसे ही a6 आप सॉल्व कर सकते हैं, a6 की वैल्यू 2 +5 मल्टीप्लाई में 1/2, एलसीएम लेकर के आप इन्हें ऐड कर लें, 2 2 जा 4 +5 9/2। a+6d को सॉल्व करेंगे, 2 + 6 इंटू 1/2, 2 से 6 को कैंसिल करेंगे 3 टाइम, 3 1 जा 3 और 2 5, आंसर में हमें मिलेगा 5। इसी तरीके से आप आगे की टर्म्स अगर आपसे पूछी जा रही होती तो आप और आगे भी इन्हें सॉल्व करके बता सकते थे, लेकिन हमें आगे की केवल 3 टर्म्स पूछी थी, 3 और पद लिख करके बताने थे, इसलिए हमने a5, a6 और a7 केवल 3 टर्म्स ही फाइंड आउट यहाँ करके बताई हैं। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसमें फिर से और 1-2 क्वेश्चंस को हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक सूची दे रखी है 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। इसमें हमें यहाँ फिर से चेक करके बताना है कि ये AP का निर्माण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर से अपने काम को आसान करने के लिए A1, A2, A3 और A4 हम इनके ऊपर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे A2 - A1। A2 की जगह पर A2 का मान लगा लें, माइनस A1 की जगह पर A1 का मान लगा लें, प्लस के 3 और माइनस के 3 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर में हमें मिलेगा √2। ऐसे अगर हम A3 - A2 फाइंड आउट करें, A3 की वैल्यू है 3 + 2 √2, में से माइनस करना है A2 की वैल्यू 3 + √2। अगर हम इन्हें आगे सॉल्व करें तो 3 प्लस के हैं, 3 माइनस के हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2 √2 प्लस के हैं और यहाँ √2 माइनस साइन के हैं। 2 √2 में से 1 √2 जब हम घटाएंगे तो 1 √2 हमें आंसर में मिल रहे होंगे। ऐसी A4 - A3 अगर हम निकाल के बताएंगे तो A4 की वैल्यू माइनस A3 की वैल्यू 3 + 2 √2। फिर से आगे सॉल्व करें, माइनस प्लस 3 दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ 3 √3 है और यहाँ 2 √2 है, 3 √2, यहाँ गलती से 3 लिख गया है, 3 √2, सभी में √2 के ही टर्म्स में सारी वैल्यूज चल रही हैं। तो अगर हम 3 √2 में से 2 √2 घटाएंगे तो फिर से एक बार √2 हमें बच रहे होंगे। फिर से अगर आप इनके आंसर्स को देखेंगे तो इनका आंसर भी √2 है, इनका आंसर भी √2 है और इनका आंसर भी √2 ही है। मतलब तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल आ रही हैं, क्योंकि A2 - A1 इक्वल है, A3 - A2 इक्वल है A4 - A3 के, मतलब तीनों के तीनों डिफरेंस इक्वल आए हैं। इसका मतलब है जो हमें सूची नंबर्स की दे रखी है वो एक AP का निर्माण कर रही है। जब हमारी AP बन रही है, अगर हम इनके लिए फर्स्ट टर्म ढूंढ करके बताएं तो हमारी यहाँ संख्याओं की सूची में पहले नंबर पर 3 लिखा है, तो इसलिए A का मान 3 करेगा काम, D का मान जो अभी अभी हमें सॉल्व करके मिल रहा है वही हमारे D का काम कर रहा होगा, तो D की वैल्यू हमें मिल जाएगी √2। हमें आगे के 3 पद और लिख करके बताने हैं। A4 तक तो हमें काम दे ही रखा है, A5, A6 और A7 हमें और निकाल के बताना है। A5 के लिए फॉर्मूला होता है A + 4D। A के लिए वैल्यू देखेंगे तो A के लिए वैल्यू 3 है, प्लस 4 इंटू D की वैल्यू है √2, तो आंसर में हमें मिल जाएगा 3 + 4 √2। ऐसे ही A6 के लिए फॉर्मूला होता है A + 5D, वैल्यू लगाएंगे तो 3 + 5 √2 और A7 लिखेंगे तो A + 6D, तो आंसर में मिलेगा 3 + 6 √2। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर से और कुछ आगे के क्वेश्चंस हम यहाँ समझ लेते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है A², A³, A⁴, ऐसे ही आगे टर्म्स दे रखी हैं। फिर से फाइंड आउट करना है A2 - A1, A1, A2, A3, A4, ये सारी वैल्यूज़ हमारी काम कर रही हैं। अगर हमें A2 - A1 फाइंड आउट करके बताना है तो A2 की वैल्यू है A², A1 की वैल्यू है A, ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ A कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा A - 1। A3 - A2 फाइंड आउट करेंगे तो A³ - A², ज़्यादा से ज़्यादा A² कॉमन ले सकते हैं तो अंदर बचेगा A - 1। A4 - A3 फाइंड आउट करेंगे तो हमें A⁴ माइनस A³ दे रखा है, अगर A³ कॉमन भी ले लेते हैं तो A - 1। अगर आप इन तीनों टर्म्स का कंपैरिजन करोगे तो ब्रैकेट वाली वैल्यू तो सेम है, लेकिन कोफिशिएंट में जो A की पावर दे रखी है वो तीनों में अलग अलग दे रखी है। यहाँ A की पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसीलिए ये वैल्यू जो है वो सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होंगी। फिर से हम लिखेंगे क्योंकि A2 - A1 इज नॉट इक्वल टू
A3 माइनस A2 इज़ नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। इसीलिए यह जो हमें संख्याओं की श्रेणी दे रखी है, जो सूची दे रखी है, वह एक AP नहीं है। दी गई सूची एक AP नहीं है, AP का निर्माण नहीं हो रहा है। फिर से नेक्स्ट पार्ट की बात कर लें। नेक्स्ट पार्ट में हमें दिया है √2, √8, √18, √32। सबसे पहले अगर हम यहाँ अपने काम को आसान करने के लिए इनके ऊपर नाम लिख लेते हैं A1, A2, A3 और A4। साथ ही आप यहाँ देखेंगे क्या इस दिए गए मानों को हम थोड़ा सरल करके लिख सकते हैं। √2 तो नहीं सरल किया जा सकता है, लेकिन यदि हम 8 के गुणनखंडन करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 2 हमें मिलते हैं। 2 का एक जोड़ा बाहर आ सकता है और एक 2 अंदर बचेगा। ऐसे 18 के गुणनखंडन करेंगे तो 3 गुणा 2 हमें मिलेगा। एक 3 बाहर आ सकता है, 2 अंदर रह जाएगा। इसी तरीके से इसे आगे सॉल्व करेंगे तो 4√2 हमें आंसर में मिल जाएगा। इसके बाद हमें निकाल के बताना है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू ऑफ 2√2 है और A1 की वैल्यू √2 है। 2√2 में से 1√2 माइनस करेंगे तो √2 आंसर में मिलेगा। ऐसे ही A3 माइनस A2 की वैल्यू निकालेंगे तो 3√2 में से 2√2 माइनस करना है, आंसर में फिर से √2 मिलेगा। अगर A4 माइनस A3 निकालेंगे तो 4√2 में से 3√2 माइनस करने हैं, तो फिर से हमें आंसर में 1√2 ही मिल रहा होगा। फिर से तीनों वैल्यूज सेम आ रही हैं। A2 माइनस A1 इक्वल A3 माइनस A2 इक्वल A4 माइनस A3। जब तीनों इक्वल हैं तो इसका मतलब है जो हमें श्रेणी दे रखी है वह एक AP का निर्माण कर रही है। और जब भी AP बन रही है तो हमें आगे के 3 टर्म्स और फाइंड आउट करके बताने हैं। सबसे पहले A की बात करें तो जो पहले नंबर पर लिखा है वो A का काम कर रहा है, और सारवंतर तो अभी हमने 3 बार इन्हें हल करके बताया, तो D की वैल्यू हमें मिलेगी √2 के इक्वल। जब ये दोनों वैल्यू आगे मिल जाती हैं हमें, तो हमें A5 निकालना है। A5 के लिए फॉर्मूला होता है A + 4D। A की वैल्यू √2 + 4 इंटू D की वैल्यू की बात करें तो √2। इन्हें आगे सॉल्व करेंगे तो 1 टाइम √2 यहाँ है और 4 टाइम √2 यहाँ है, टोटल हो जाते हैं 5√2। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो हमें सॉल्व करके नहीं दे रखी हैं, बल्कि सारी की सारी वैल्यूज़ हमें अंदर ले जा करके दे रखी हैं। अगर हम इस 5 को अंदर ले करके जाएंगे तो 5 का स्क्वायर अंदर जाएगा, मतलब 25 अंदर जाएगा, और 2 पहले से अंदर है, तो हमें आंसर में मिलेगा रूट में 50। A6 की बात करें तो A + 5D। ऐसे आगे सॉल्व करेंगे तो √2 + 5 इंटू √2, टोटल हो जाते हैं 6√2। 6 का स्क्वायर अंदर जाएगा 36, और 36 2 जा होते हैं 72। A7 निकाल के बताएं। A + 6D √2 + 6√2 ऐड करेंगे तो 7√2, 7 7 जा 49, और 49 2 जा लिखेंगे तो 98 रूट में ये हमें आंसर में मिलेगा A7 की वैल्यू। इस तरीके से आपका ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो बाकी के पार्ट्स को भी आप प्रैक्टिस करके देखेंगे। जो पार्ट्स आपको दिक्कत दे सकते थे उनको मैंने कोशिश किया है यहाँ कवर करने का। बाकी के पार्ट भी इसी तरीके के हैं, इसी पर बेस्ड हैं अधिकतर सारे क्वेश्चंस, तो आप बाकी के सारे क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करके देखेंगे। अपनी आज की इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, आगे का पार्ट हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।